मैथमेटिक्स में हम सांख्यिकी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे पिछले 2 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि सांख्यिकी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और सांख्यिकी से संबंधित पूरी मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ा था। उसके बाद हमने माध्य पर भी चर्चा की थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और माध्य, माध्यिका, बहुलक में क्या क्या पूछा जाएगा। बात चल रही थी माध्य की। बात अगर माध्य की चल रही थी, माध्य निकालने की बात चल रही थी, तो माध्य को मैंने आपको बताया था, माध्य को बोलते हैं मीन, माध्य को बोलते हैं मीन, और इसको औसत के संबंध में भी जाना जाता है। जो हम औसत पढ़ते हैं वो इसी का पर्यायवाची, इसी का प्रतिरूप है। माध्य उसी से संबंधित है। माध्य में क्या करते हैं दोस्तों, जितने आंकड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल कुल आंकड़ों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यहां पर इस तरह की चीज बताई थी मैंने, और बताया था आपको अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उनके लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए आता है। तो दोनों प्रकार के आंकड़े आपके सामने आएंगे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े। ये मैंने आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, इसमें बता रहा हूं आगे की चीजें। अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का निकालना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनका भी निकालना है और इनका भी निकालना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये अगर दोनों चीजों का निकालना है तो दोनों को निकालने की प्रकृति अलग अलग होगी, दोनों को निकालने की मेथड अलग अलग होगी, और क्या मेथड होगी इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक की। किसके लिए बात कर रहा हूं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो वर्गीकृत को अभी अपन रफ कर देते हैं। तो अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की बात करूं तो प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहां पर प्रेक्षण का मान अगर x1, x2 या कुछ भी x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से मान लेते हैं अगर हम, तो प्रेक्षणों का क्या करना है, टोटल योग करना है, प्रेक्षणों का कुल योग करना है। प्रेक्षणों का कुल योग करना है तो क्या करेंगे हम, ये n तक जाएगा, लास्ट तक बहुत सारे प्रेक्षण हो सकते हैं, n तक इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है। तो प्रेक्षणों का कुल योग करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ऐसे करके, ठीक है, बटे यहां पर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, माध्य की बात कर रहा हूं। माध्य में क्या कर रहे हैं, प्रेक्षणों का कुल योग, बहुत सारे प्रेक्षण मैंने निकाले, x1 x2 बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उनका टोटल जोड़ कर दिया और बटे उनकी संख्या को n मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ प्रेक्षण हमने निकाले हैं। तो n नंबर ऑफ प्रेक्षण अगर निकाले हैं तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको हम गणितीय रूप में और लिख सकते हैं माध्य। माध्य को लिखने के लिए एक तरीका है, जब x x x लिया हम सब, तो x का जो समीकरण है तो इसको लिख देते हैं x बार, यहां पर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको बोलते हैं बार, तो x बार इसको बोलते हैं। तो x बार बराबर x1 x2 x3 x4 x5 है। इसको एक गणित का निशान होता है सिग्मा, उसको समीकरण बोलते हैं। ऐसे बनता है ये, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ये निशान, ऐसे करके ऐसे समीकरण बनता है, ऐसे करके समीकरण का निशान बनता है। समीकरण में अब यहाँ पर x की वैल्यू किससे ली है, 1 से लेके n तक ली है। कहां तक ली है, 1 से लेके n तक ली है। तो i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, y to n। और यहाँ पर क्या है, समीकरण किसका है, x का समीकरण है, x i अर्थात इंटीजर, ये पूर्णांक कोई ना कोई संख्या होगी, तो x i बटे n, ये हो जाता है आपका माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, x बार इज इक्वल्स टू समीकरण ऑफ x i, मतलब x के जितने भी प्रेक्षण है उनका सबका समीकरण। इसका मतलब होता है समीकरण, ये जो निशान बनाया मैंने इसका मतलब होता है समीकरण। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा x i अपॉन n, मतलब सभी का जोड़ करके इसका भाग दे देना है। जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिखी है गणितीय रूप में। ये लिखना आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सवाल पूरा करके दिखाना। तो x बार की वैल्यू ये माध्य की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद चलिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका और बहुलक को भी समझ लेते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं। माध्य आप अगर समझ गए तो इसके बाद आता है माध्यिका। माध्यिका अगर 3 नंबर में लिखने को आ जाए, माध्यिका अगर 3 नंबर में लिखने को आ जाए
तो माध्यिका वह संख्या है जो किसी भी प्रेक्षण को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, अर्थात वो बीचों बीच का मान होता है। ठीक है, वो उस प्रेक्षण के बीचों बीच का मान होता है। पर याद ये रखना है कि प्रेक्षण को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही या अवरोही क्रम आपको बता चुके हैं, पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा क्या होता है आरोही और क्या होता है अवरोही। तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, जो प्रेक्षण को बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, या प्रेक्षण के एकदम बीच का मान, प्रेक्षण के एकदम बीच का मान, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो प्रेक्षण के बीच का मान आता है वो उसकी माध्यिका कहलाती है। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका की परिभाषा आपके पास क्या हो गई, प्रेक्षण या आंकड़ों, प्रेक्षण या आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका क्या करती है, प्रेक्षण या आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये एकदम बीच का अंक होगा, एकदम बीच का अंक होगा, प्रेक्षण सारणी के एकदम बीच का अंक होगा, इसको अवरोही या आरोही क्रम में जमाने पर। ठीक है, तो अवरोही या आरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच का अंक होगा वो उसकी माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका के लिए, माध्यिका अब आंकड़े जो होते हैं, जैसे नंबर लिख दिया मैंने, कोई से बहुत सारे आंकड़े लिख दिए, 4 6 9 4 3 2 7 5 6 4। ठीक है, ये आंकड़े लिख दिए मैंने। अब इसमें मैंने बोला कि इसके एकदम बीच का अंक जो होगा वो इसकी माध्यिका कहलाएगी। पर इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद, तो इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले आप जमाएंगे, उसके बाद जो इसका बीच का अंक होगा वो इसकी माध्यिका कहलाएगी। तो इसमें आप देखेंगे, इसको अगर आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे आप, तो सबसे छोटा अंक 2 है तो 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिया, उसके बाद 4 है तो 4 लिख दिया, काटते चला करिए, 2 लिख दिया है, 3 लिख दिया है, 4 लिख दिया है, एक बार और 4 है, एक बार और 4 है, तो 2 बार और 4 4 लिख दीजिए, 4 4। ठीक है, इसके बाद 5 है, 5 लिख दिए तो 5 को काट दिया, 6 लिख दिए तो 6 को काट दिया, 6 यहाँ बार भी है तो एक बार और 6 लिख दिए, यहाँ पर आपके पास 7 है तो 7 को लिख दीजिए, इसके बाद आपके पास 9 है। अगर ये आपके पास यहाँ पर बढ़ते क्रम में आ गया है, आपके पास आरोही क्रम में आ गया है। ठीक है, अगर ये बढ़ते क्रम में आपके पास आ गया है, आरोही क्रम में जमा दिया, आरोही क्रम में आंकड़ों को जमा दिया, अगर आरोही क्रम में जमा दिया, तो अब इसके मैंने बोला एकदम बीचों बीच का अंक, तो ये अंक टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गए, 10 में बीचों बीच का कहां से आएगा, क्योंकि अगर 9 होते तो 4 इस तरफ कर देते, 4 इस तरफ कर देते तो 8, और बीच में बचता जो 9वां। तो अगर इस तरह की परिस्थिति आती है, तो इसके लिए दो अलग अलग चीजें हैं। n की वैल्यू या तो सम आ सकती है, सम आएगी तो ये विकट समस्या आएगी कि हम इससे बीच की वैल्यू कहां से निकालें, और विषम n = या तो सम आएगा या फिर आएगा विषम आपके पास। तो सम या विषम आएगा तो दोनों के लिए अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, अलग अलग परिस्थितियां अगर बनती हैं तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग काम किया जाएगा। अलग अलग काम कौन सा किया जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर n यदि सम संख्या है तो माध्यिका लिखते चलिए, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर n सम संख्या है तो माध्यिका क्या होगी, n अगर सम संख्या है तो माध्यिका होगी n/2वें प्रेक्षण का मान प्लस n/2 + 1वें प्रेक्षण का मान। पूरा लिखना है, पूरा प्रेक्षण का मान, nवें प्रेक्षण का मान प्लस n/2वें, इसको ब्रैकेट में लिखिए नहीं तो ये अलग अलग प्लस दिखेगा, n/2 + 1वें प्रेक्षण का मान बटे 2। इसमें आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला ये होता है, माध्यिका यदि n अगर सम संख्या है, 10 आ गया, 12 आ गया, तो बीच का मान कहां से निकलेगा भाई, बीच की संख्या नहीं तो सीधे, इसमें माध्यिका में कुछ जोड़ घटाना नहीं, सीधे बीच की संख्या। यही अगर 9 हटा दूं, यहां से एक अंक कोई सा भी हटा दूं, तो हटाने के बाद जो बीच का मान आएगा वही इसकी माध्यिका कहला जाती है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप करने के लिए माध्य पढ़ाया आपको, माध्यिका पढ़ाया। माध्यिका में आपको n जो है कैसी है, सम संख्या है। n अगर आपकी सम संख्या है, n अगर सम संख्या है तो ये आपका माध्यिका का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर n/2वां प्रेक्षण, अर्थात n कितना है आपका, यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर अगर इस सवाल को मैं करना चाहूं तो आपका n कितना है, n है 10, मैंने बताया था ना ये टोटल,
टोटल n इज इक्वल टू 10 आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक है, अर्थात n की वैल्यू क्या है 10 है। जो प्रेक्षणों की संख्या है वो n है, ठीक है। जो यहाँ n लिखा है मैंने वो प्रेक्षणों की संख्या। अगर प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10 है और 10 सम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये वाले फॉर्मूले को लगाना है तो n/2 में प्रेक्षण का मान, कौन से n/2 में प्रेक्षण का मान, n/2 में अर्थात 10/2 में प्रेक्षण का मान करेंगे, 10/2 में प्रेक्षण का मान धन n+2 n/2 + 1 में प्रेक्षण का मान, यानी 10/2 + 1 10/2 + 1 वे प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान, है ना। ये प्रेक्षण का मान जरूर लिखना है क्योंकि n/2 + 1 का मान नहीं, इस प्रेक्षण का मान लिखना है, ठीक है। बटे 2, सबके बटे में 2, तो यहाँ पर 10/2 अर्थात 5वें प्रेक्षण का मान, 5वें प्रेक्षण का मान धन 10/2 धन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 10 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 1 कम 2 10 और प्लस यहाँ 2 10 तो 12, 12/2 अर्थात 6वें प्रेक्षण का मान, 6/2। अब 5वें प्रेक्षण का मान और 6वें, 5 और 6 बस ना लिख देना, 5वें प्रेक्षण का मान और 6वें प्रेक्षण का मान। तो 5वां प्रेक्षण क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5वां प्रेक्षण है अर्थात 4, और 6वें प्रेक्षण अर्थात 5, ये 5वां है और ये 6वां है, तो प्लस 5/2 ये हो जाएगा आपका माध्य, ठीक है। 5 4 9, 9/2, 9/2 अर्थात कितना आएगा आपका यहाँ पर 4.5, ये आ जाएगा। तो इस यहाँ पर माध्यिका क्या आ गई 4.5। तो इस तरह से आपको करना है, आप सिर्फ 5 या 6 मत लिख दीजिए, आपको लिखना है 5वें प्रेक्षण का मान या फिर 6वें प्रेक्षण का मान। तो जो प्रेक्षण का मान है यहाँ पर वो रखना है आपको। यहाँ पर 5वें प्रेक्षण का मान आ गया, 10/2 किया तो 5वें प्रेक्षण का मान आ गया, तो 5वें प्रेक्षण 1 2 3 4 5, तो 5 है 4 है यहाँ। आरोही अवरोही क्रम में जमाने के बाद ये फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट सवाल को देख के फॉर्मूला मत लगाइए, पहले या तो आरोही क्रम में जमा लीजिए सवाल को या तो अवरोही क्रम में जमा लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो अगर ये परिस्थिति आपकी बन गई तो क्या हो जाएगा आपका आरोही अवरोही क्रम में जमाने के बाद फॉर्मूला आप देख लीजिए कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि सम वाला फॉर्मूला आएगा, अभी भी सम वाला बताएंगे तो वही पता चल जाएगा आपको। तो अगर एन की वैल्यू सम है तो क्या करना है, n/2वें प्रेक्षण का मान, क्या करना है n/2वें प्रेक्षण का मान, n/2 बस नहीं लिख देना, n/2 + n/2 + 1 ऐसा नहीं, n/2वें प्रेक्षण का मान। और ये चीज बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गलती यही तो करते हैं आप, सीधे आप क्या कर देंगे यहाँ पर 5 धन 6/2 तो आ जाएगा 11/2, तो कर देंगे 5.5 माध्यिका, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 5, 5वां प्रेक्षण कौन सा है 4 है, और 6वां प्रेक्षण कौन सा है ये है। तो इस तरह के मानों को आपको यहाँ पर लेकर चलना है। तो ये चीज मेरे ख्याल से अगर सम संख्याओं के लिए माध्य पूछेगा तो एक जर्नल एग्जाम्पल था माध्यिका, माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगर विषम संख्याओं के लिए माध्यिका पूछा, इसके लिए विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए अगर माध्यिका आपसे पूछ रहा है, विषम संख्याओं के लिए अगर माध्यिका पूछ रहा है तो इसके लिए कोई नहीं, जनरल से एक फॉर्मूला है, जनरल से एक फॉर्मूला है, यदि विषम संख्याओं के लिए यदि n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, या प्रेक्षणों का मान जो है विषम संख्या में आ रहा है, प्रेक्षणों का मान किस में आ रहा है विषम संख्या में आ रहा है, तब माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है, तब माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1/2 वे प्रेक्षण का मान, वे प्रेक्षण का मान। तो ये है विषम संख्याओं के लिए, ये विषम संख्याओं के लिए है। अगर यहाँ वाले आप पिछले सवाल में जाएंगे तो ये सम संख्याएं, n की वैल्यू 10 आई थी तो ये सम संख्या थी। अब यहाँ पर अगर कोई एक वैल्यू में हटा दूं, मान के लिए यहाँ पर 2 को गायब कर दूं, यहाँ पर आके 2 को गायब कर देता हूं मैं, तो 2 को गायब कर दिया। अब ये संख्याओं की वैल्यू कितनी बची, 9 बची है टोटल, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9। और अगर 9 आ गई तो n प्लस, यहाँ पर क्या लिखा मैंने n+1/2, n+1/2 अर्थात n की वैल्यू 9 आ गई है तो 9+1/2, ठीक है। तो 9+1 अर्थात 10/2 अर्थात 5वें प्रेक्षण का मान। 5वें प्रेक्षण का मान क्या है, 5वें प्रेक्षण का मान यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है तो कितना आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर विषम संख्या है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला जरूर लेकिन ये लगा दीजिएगा क्योंकि आपको 3 मार्क पूरे चाहिए हैं।
तो ये कोई लोग क्या करेंगे कि अगर 7 संख्या है तो देखिए 3 इस तरफ की हटा दो, 3 इस तरफ की हटा दो, बीच की वैल्यू सीधे आंसर में लिख दो। नहीं, आपको ये पूरा लिखना है कि n/2वे प्रेक्षण का मान, n/2वे प्रेक्षण का मान, ये आपका फॉर्मूला में जरूर लगेगा, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर। आपके पास जो भी सवाल दिया रहेगा तो आप उसमें पूरी चीजें लिखेंगे अभी, हालांकि हम आगे चल के सवाल करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि माध्य कैसे निकाल रहे हैं और माध्यिका कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माध्यिका निकल जाएगी। तो आपको अगर दोनों प्रकार से माध्यिका समझ में आ गई है कि n अगर विषम संख्या है और n अगर सम संख्या है, मतलब दिए गए जो टोटल प्रेक्षण हैं उनको गिन लेंगे हम कि वो सम संख्या में, टोटल प्रेक्षण अगर 8 है तो क्या हो गया, वो सम संख्या में है। टोटल प्रेक्षण 9 है तो विषम संख्या में है। और अगर वो n की वैल्यू है, जो प्रेक्षण की संख्या वो n की वैल्यू है, और n की वैल्यू जैसी अगर सम संख्या है तो आप ये फॉर्मूले को लिख लीजिए, 10 बार लिख लीजिए, रट लीजिए, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। और अगर विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला तो जनरल सा है, n+1/2, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगर माध्य हो गया, आपका माध्यिका हो गया, ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। और आपके पास एक चीज और आती है जिसका नाम है बहुलक। बहुलक क्या होता है दोस्तों? बहुलक नाम से ही समझ में आता है। बहुलक एक तो अगर अभी तो चलिए, हालांकि यूनिट वाइज पेपर अगर आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो बहुलक अगर ऐसे इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, अगर मोड लिखा है, मोड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मोड लिखा है तो गणित वाला बहुलक लिखना है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। और अगर बहुलक लिखा है और इंग्लिश में पॉलीमर लिखा है, इंग्लिश में पॉलीमर लिखा है तो वो केमिस्ट्री वाला बहुलक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि मोड लिखा है या पॉलीमर लिखा है। अगर मोड लिखा है तो आपको गणित वाली परिभाषा लिखनी है, और अगर पॉलीमर लिखा है तो आपको केमिस्ट्री वाली परिभाषा लिखनी है। दिक्कत केवल 3 मार्कर में जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुलक लिखा है और आपने समझा कि ये गणित वाला बहुलक है, तो आपने यहाँ की परिभाषा लिख दी। हो सकता है वो पॉलीमर पूछना चाह रहा हो, तो इंग्लिश में एक बार जरूर देखिएगा, पॉलीमर बोलते हैं वहां पर केमिस्ट्री वाले बहुलक को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बहुलक की परिभाषा आपसे 3 मार्कर में पूछ ले तो आप लिखेंगे किसी भी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार आती है, किसी भी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार आती है वह उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, सामान्य सी भाषा में, आपको लिखने की भाषा में क्या लिखना है, किसी भी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार आती है, वह उसका बहुलक कहलाती है। वह उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाती है। बहुलक वह उस प्रेक्षण का क्या कहलाएगी? वह उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा 3 नंबर में अगर आ जाए तो ऐसे लिख दीजिएगा कि किसी भी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार आती है वह उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाती है। अर्थात कोई भी प्रेक्षण दिया है, कोई भी नंबर्स दे दिया आपको, 10-20 प्रेक्षण दे दिया आपको कि इस कक्षा में गणित में 50 में से इतने नंबर पाने, गणित में 50 में से नंबर पाने वाले विद्यार्थियों का ये नंबर यहाँ पर ये रहे, तो आपको दे दिया 50 में से नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे दिया आपको, या आपको दे दिया 42, कोई नंबर पाया 46, कोई पाया 32, कोई पाया 31, कोई पाया 22, कोई पाया 7, कोई पाया 9, कोई पाया 48 भी पा गया, कोई पाया 49, इस तरह से कोई पाया 42, कोई पाया 47, कोई पाया 46, फिर कोई पा गया 42, कोई 32, कोई 31, कोई 29, कोई 42। तो अब इस प्रेक्षण में आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सी प्रविष्टि सर्वाधिक बार आई है। मतलब 42 है, 46 है, फिर 32 है। फिर इसको भी आप क्या करिए, आरोही अवरोही क्रम में जमा लीजिए, और देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी प्रविष्टि आई हुई है। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर जैसे अगर देखेंगे 42, 46, एक बार 32, 31, 22, 7, 9, 48, 49, सारी प्रविष्टि अभी एक बार की ही लिखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर 42 डबल बार आ गया, तो ये 42 डबल बार है। 42 के बाद 47, 46 भी डबल बार है, फिर 47 है। फिर उसके बाद यहाँ पर 42 ट्रिपल बार हो गया, 42 3 बार हो गया है, 32 2 बार हो गया है, 31 हो गया है 2 बार, 42 एक बार और हो गया, 4 बार हो गया है 42। तो 42 यहाँ पर 4 बार है, तो इस प्रेक्षण के बहुलक क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बार कौन सी प्रविष्टि आई है, 42 आई है। तो किसी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार आएगी वो उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाएगी। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगता। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, किसके लिए है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अभी सारी बात अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो रही है। अवर्गीकृत आंकड़े समझा दिया था आपको पिछले लेक्चर में, जिसमें कोई वर्ग नहीं दिया होता,
कि कोई एक इस वर्ग में इतने लोग हैं, इस वर्ग में इतने लोग हैं, 10 से 20 तक इतने लोग हैं, 20 से 25 तक इतने लोग हैं, इसी में अगर दे देता कि 40 से 50 नंबर पाने वाले इतने विद्यार्थी हैं, 50 से 60 नंबर पाने वाले इतने विद्यार्थी हैं, तो वहां पर वर्ग और बारंबारता की बात आ जाती, जो बात अभी यहाँ पर नहीं चल रही है। ये अवर्गीकृत आंकड़े अगर इस तरह से आंकड़े आपको दे और बहुलक पूछ ले, इस तरह से आंकड़े आपको दे और माध्य पूछ ले, इस तरह से आंकड़े आपको दे और माध्यिका पूछ ले, तो आप ये चीज करेंगे कि किसी प्रविष्टि में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो उसका बहुलक कहलाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर माध्य माध्यिका बहुलक आपसे पूछेगा यहां पर, तो आपको सवाल अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आता है तो बहुत सारे उदाहरण मुझे यहां करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्य में सीधे सीधे क्या करना है आपको कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब कोई सा भी प्रेक्षण दे दे, कोई सी भी संख्या दे दे, तो उनका योग कर दीजिए बटे उनकी संख्या कर दीजिए। माध्यिका में आपको क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में जमाना है, और उसके बाद आपको अगर n विषम है तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर ये है, n अगर सम संख्या में तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, और n अगर विषम संख्या में तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो इसमें बहुत कठिन बात कोई सी नहीं है। और बहुलक की अगर बात आती है तो सर्वाधिक बार जो प्रविष्टि आती है वो उसका बहुलक कहलाती है। आइए इसी तरह का कोई एक प्रश्न लगा लेते हैं जिसमें आपको तीनों चीज दे दी हो माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो उस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक दे दिया है तीनों चीज ज्ञात करने के लिए, एक प्रश्न दे दिया है आपके सामने, एक क्वेश्चन दे रहा है आपके सामने। आप लिख सकते हैं कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। ये आप लिख लेना, मैं गोलों की संख्या लिख देता हूं। 2 गोल किए, फिर 3 गोल किए, 4 गोल भी किए हैं, 4 गोल किए हैं, 5 गोल किए हैं, एक बार 0 गोल भी किया है, एक बार 1 गोल किया है, एक बार 3 3 4 3 3 3 4 3। ठीक है, इतने गोल किए हैं 10 मैच में, तो ये संख्या टोटल होगी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 मैच में गोल किए अर्थात आपको पता हो गया, बिना गिने भी पता हो जाएगा कि n = 10 है। और बोल रहा है इन आंकड़ों की आपको पहली चीज ज्ञात करना है माध्य, दूसरी चीज आपको ज्ञात करना है माध्यक, और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है बहुलक। तीनों चीजें आपको यहाँ ज्ञात करवा देता हूं। अवर्गीकृत आंकड़ों में इसी तरह के प्रश्न आएंगे जो सिंपल होंगे, तो ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो माध्य माध्यिका और बहुलक अगर आपको निकालना है यहाँ पर, तो आपको तीनों चीज आसानी से निकल आएंगी। माध्य में तो आपको क्या करना है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पर सवाल करने का तरीका क्या होगा उसको लेकर यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो हल लिखेंगे, पहले हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, पूरा अगर सवाल आपको करना है कि 10 मैचों में किए गए गोल, ऐसा आपको वहां पर पूरा लिखना होगा सवाल में। 10 मैचों में किए गए गोल, फिर आपको एक बार ये उतारना पड़ेगा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ये आपने उतार दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ अतः लिखेंगे, अतः n = 10। आपको यहाँ पर 10 मैच के दिए हैं तो n = 10 लिख देंगे। तो लिखेंगे पहला लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर हम क्या जानते हैं, माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग के लिए लिखते हैं समीशन ऑफ xi बटे n। समीशन ऑफ xi का मतलब होता है इन सबका जोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे इन सबका जोड़ क्या होगा, 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0 धन 1 धन 3 धन 3 धन 4 धन 3 बटे 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 3 2 5 4 9 9 5 14 14 1 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 और 4 28 आ जाएगा आपका। यहाँ पर टोटल योग आ जाएगा कितना, 28 बटे 10। ठीक है ना, जोड़ तो सही है, 2 3 5 5 4 9 9 9 5 14 1 15 15 और 9 24 और 4 28। ठीक है, तो 28 बटे 10 आ गया। 28 बटे 10 को लिख सकता हूँ 2.8 लिख सकता हूँ, तो ये आपका माध्य आ गया है। तो आसानी से, पर ये सारी चीजें प्रोसेस कैसी करनी है ये लिखना सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है और पूरा सवाल हल करना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को वहां पर लिखना पड़ेगा। ये हो गया, माध्य की बात हो गई। अब यहाँ पर इसी को रफ करके माध्य का बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बार बार अपन को आंकड़े नहीं लिखने पड़ेंगे। तो माध्य इस तरह से निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए माध्यिका किस तरह से निकलेगी। तीनों चीज पूछा है, माध्य माध्यिका बहुलक, तो ये तो लिखा रहने देंगे और फिर लिखेंगे अतः n बराबर 10,
और n बराबर अगर 10 है तो क्या है, यह है एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, n बराबर 10 सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या के लिए माध्य निकालना आपको फॉर्मूला बता ही चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि सम संख्या के लिए n/2वें प्रेक्षण का मान प्लस n/2 + 1वें प्रेक्षण का मान बटे 2। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर आप यहाँ पर लिख लेंगे, माध्यिका की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है कि n/2वें प्रेक्षण का मान धन n/2 + 1, n + 1/2 नहीं लिखना, बहुत अच्छे से इस फॉर्मूला को याद रखना है तो बहुत सरल, लेकिन लोग इतनी गलतियां करते हैं, क्या कर देते हैं n + 1/2, नहीं n/2 + 1 ऐसे प्रेक्षण का मान, वे प्रेक्षण का मान, ठीक है, बटे सबके बटे 2, ठीक है। अगर ये चीज आपको यहाँ पर निकालनी है तो बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए कि n/2 यानी 10/2वें प्रेक्षण का मान धन 10/2वें प्रेक्षण का मान, आप पूरा लिख लीजिएगा, n/2 यानी 10/2 + 1वें प्रेक्षण का मान, ठीक है, बटे 2 आपका आ गया। अगर यहाँ पर ये आपका आ गया है तो अब आपको क्या करना है, माध्यिका इज टू आपको क्या करना है, 5वें प्रेक्षण का मान धन 10/2 अर्थात 5 1 6वें प्रेक्षण का मान, 6वें प्रेक्षण का मान बटे 2। अब यहाँ पर देखिए 5वें प्रेक्षण का मान और 6वें प्रेक्षण का मान, यहाँ पर एक चीज हमने छोड़ी, क्या कर दिया छोड़ना, कि यहाँ पर आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी फिर से लिख देते हैं आंकड़ों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख देता हूँ। तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देने पर जमाइए, आप लोग कहाँ से शुरू होगा, आप लोग आरोही में जमा लीजिए या अवरोही में जमा लीजिए, मैं इसको आरोही क्रम में जमा देता हूँ, आरोही क्रम में जमा देता हूँ। तो आरोही क्रम में अगर मैं आंकड़ों को जमाता हूं तो क्या आएगा आपके पास, आरोही क्रम में, किसमें, आरोही क्रम में जमाना पड़ता है आंकड़ों को। आरोही क्रम में अगर जमाता हूं तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 है, 0 के बाद 1 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, और देखिए 0 को लिख दिया तो 0 को काटा, 1 को लिख दिया तो 1 को काटा, 2 को लिख दिया तो 2 को काटा। अब इसके बाद 3 है तो 3 को काटा, फिर 3 है तो फिर 3 लिख दिया, 3 को काटा, फिर 3 लिख दिया तो 3 को काटा, 3 बार 4 बार 3 है, ठीक है, 4 बार 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है और फिर 5 है, ठीक है। ये सारे अंक आपके आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में आ गए हैं। अब 5वें प्रेक्षण का मान आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद निकालते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप जरूर कर लीजिएगा कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में अगर लिख दिया तो 5वें प्रेक्षण का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5वें प्रेक्षण का मान यहाँ से आपके पास आ जाएगा। 5वें प्रेक्षण का मान अगर आपको निकालना है तो 1 2 3 4 5 3 है, ये वाला 5वें प्रेक्षण का मान है तो लिख दिए 3 धन 6वें प्रेक्षण का मान 5वें का ये है तो ये भी 3 है तो +3/2, तो 3 दूनी 6/2, 3 + 3 6/2 बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, आंकड़ों की माध्यिका क्या आ गई है आपकी, 3 आ गई है, माध्यक आपका 3 आ गया है। तो आंकड़ों का यहाँ पर पहले चीज हमने माध्य निकाला था, माध्य आया था यहाँ पर सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, पहले अपन माध्य निकाल चुके, अच्छा उसको रफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यक आ गया है, अच्छा माध्य आपने रफ कर दिया है तो माध्यक ये आ गया। अब बहुलक अगर पूछेगा तो बहुलक में अलग से कुछ ना करूं, बहुलक के लिए मैं अलग से कुछ ना करूं, बहुलक के लिए अगर मैं कुछ ना करूं तो आपको पता है कि किसी प्रेक्षण में जो प्रविष्टि सबसे ज्यादा बार आती है, तो इस प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार कौन सी प्रविष्टि आई है, तो आपको देखकर ही पता चल रहा है 3 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये नहीं लिख देना कि 3 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया, तो ये गिन लिए कि 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 मत लिखना इस प्रेक्षण का बहुलक जो प्रविष्टि सबसे ज्यादा बार आती है, तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है तो 3 इसका बहुलक हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए बहुलक भी 3 आया है, यहाँ पर आपकी माध्यिका भी 3 आई है, और वहां पर आपने देखा था 2.8 आया था शायद माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति सारे आंकड़े एक ही जगह केंद्रित हैं, लगभग 3 2.83। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति आपको जो बताया था मैंने कि केंद्रीय प्रवृत्ति तीनों में लगभग समान आती है। आप ये बात याद रखिएगा हमेशा, अगर तीनों चीज निकालना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति लगभग समान आएगी, एक आध अंक यहाँ वहां आ सकती है, बस हो गया। तो एक आंकड़े कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, ये पूरे आंकड़े कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, लगभग 3 में सेंट्रलाइज्ड है। सबसे ज्यादा बार बहुलक अगर पूछा जाए तो 3 गोल किए गए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बार 3 गोल किए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्यक भी 3 है, इन आंकड़ों की माध्यिका भी 3 है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं
तो मुझे लगता है आप कर लेंगे, आप इस तरह के सवालों को डील कर लेंगे, बिछा देंगे वहां परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के सवालों से। तो अगर इस तरह के सवाल आप कर पा रहे हैं आराम से, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों के कर पा रहे हैं, तो टॉपिक में जो माध्य माध्यिका बहुलक है उसके अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए यहाँ पर ये चीज होती है। एक आध सवाल और देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल आपके सामने मान के लिए आ गया, माध्य माध्यिका बहुलक अगर निकालने के लिए आ गया है, अगर यहाँ पर और सवाल आपसे बात कर दी जाए, मान के लिए एक सवाल कुछ ऐसा आ गया है आपके सामने, बढ़िया सवाल है ये, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब तो आप माध्य माध्यिका बहुलक मुझे ऐसा लगता है आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर एक सवाल अगर आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा है निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा गया है यदि माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सवाल आपके पास क्या है, यहाँ पर सवाल आपके पास है, यहाँ पर आंकड़े दे दिए आपको 29, 32, 48, 50, फिर x प्लस 2, फिर 72, फिर 78, फिर 84, फिर 95। ठीक है, 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95। यहाँ अगर आपको वैल्यू दे दी है, तो आपसे बोला है कि माध्यक हमको दिया हुआ है, आंकड़े आरोही क्रम में भी लिखे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। जब आंकड़े आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, माध्यक दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, आपको लिखना है हल, आपको क्या लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है आपको। n बराबर 10 दिया हुआ है n बराबर 10 दिया हुआ है। अगर n बराबर 10 दिया हुआ है मेरे दोस्तों, अगर n बराबर 10 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कि आपको लगाना है माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका बराबर n। अगर सम संख्या है, n क्या है 10 सम संख्या, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 वहां प्रेक्षण धन n/2 + 1 वहां प्रेक्षण। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, बटे 2 आ जाता है, तो n/2 वहां प्रेक्षण, n/2 अर्थात ये आरोही क्रम में जमा हुआ, उन्होंने पहले से बता दिया है। अगर ये आरोही क्रम में जमा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो n/2 यहाँ पर 10 था आपका, तो 10/2 अर्थात पांचवा प्रेक्षण धन यहाँ पर कितना आ जाएगा छठवां, आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, छठवां प्रेक्षण। ठीक है, पांचवा प्रेक्षण और छठवां प्रेक्षण बटे 2। पांचवा प्रेक्षण 1 2 3 4 5 x, पांचवा प्रेक्षण है x और माध्यिका की वैल्यू दी है 63 ही दी है, 63 बराबर x हो गया आपका धन छठवां प्रेक्षण। आप बताइए, छठवां प्रेक्षण है x प्लस 2, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो छठवां प्रेक्षण है x प्लस 2 और पांचवा प्रेक्षण है x। ठीक है, बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 63 बराबर x और x जुड़ जाएंगे तो 2x धन 2 बटे 2, तो 63 बराबर यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 दोनों तरफ कट जाएंगे, तो x + 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63 - 1, तो x बराबर आ जाएगा 62। किसी को ये सवाल समझ में नहीं आया क्या? सबको आया होगा। x यहाँ पर माध्यिका की वैल्यू दी हुई है 63, माध्यिका की वैल्यू कितनी दी हुई है 63, n/2 प्रेक्षण, n/2 + 1 प्रेक्षण। ठीक है, n/2 प्रेक्षण, n/2 + 1 प्रेक्षण। अगर ये सारी चीजें आपको दे दी तो पांचवा प्रेक्षण और छठवां प्रेक्षण, पांचवा प्रेक्षण x और छठवां प्रेक्षण x + 2। ठीक है, अगर पांचवा प्रेक्षण x है, छठवां प्रेक्षण x + 2 है, तो दोनों जुड़ के 2x + 2 हो जाएंगे।
2x+2 हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा x+1 बचेगा। 2 कॉमन आ गया तो x+1 बचा, 2 बाहर कर लिए हमने, कॉमन ले लिए, ठीक है, x+1 बचा। अगर x+1 बचा बराबर 63 तो है ही, तो अगर 63 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 63 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 62। ये सरल सा सवाल था। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे तो आप आराम से डील कर सकते हो। माध्य माध्यिका बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर पूछता है तो आपको जैसा पहले सवाल में ही बता दिया यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या क्या आपको खेलना है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह के सवालों से आप खेल सकते हो तो आगे आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं। एक आध सवाल आपका यहाँ पर और देख लेते हैं हम। यहाँ पर कोई बड़ा सा प्रेक्षण अगर आपको दे देता है, यहाँ पर अगर कोई आपको बड़ा सा प्रेक्षण दे देता है, यहाँ पर कोई सामान्य प्रश्न ही है कि कबड्डी की एक टीम द्वारा विभिन्न मैचों में प्राप्त किए गए अंक, यहाँ पर अंक दे दिया और बोला कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अब आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिख दिया है यहाँ पर, और माध्यक ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लगा देना है। तो इस तरह के सारा सवाल सामान्य प्रश्न आप हल कर सकते हैं। फिर गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए और अंकों की संख्या दे दी, और अगर अंकों की संख्या आपके पास दे दी यहाँ पर तो आपको माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो ये भी सिंपल प्रश्न है, इनमें आपको कोई बहुत मगजमारी नहीं करनी है, इनमें आपको कोई बहुत मगजमारी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर यही वाला सवाल आपका जो करवा दिया, तो इस तरह की चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो मुझे लगता है माध्य माध्यक बहुलक किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपसे दे दिया, बड़े बड़े आंकड़े भी दे दिया, बड़े बड़े आंकड़े आपको दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया कि किसी छात्र गणित की एक परीक्षा में, जैसे अभी आपको सवाल था कि गणित की एक परीक्षा में, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दे दिया आपको, 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त। अब 15 विद्यार्थी है तो आपको पता है n बराबर 15 है, तो यहाँ पर 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लिख लीजिए। मान लीजिए पेपर आपका 50 नंबर का था, तो आपके यहाँ पर नंबर आते हैं विद्यार्थियों के, किसी विद्यार्थी के नंबर आ जाते हैं 32, किसी के 37, किसी के 48, किसी के 42, किसी के 41, किसी के 16, किसी के 19, किसी के 6, किसी के आ जाते हैं 33, के आ जाते हैं 32, किसी के आ जाते हैं 21 आ जाते हैं, किसी के आ जाते हैं 27, किसी के आ जाते हैं यहाँ पर 49, किसी के आ जाते हैं 32, फिर आ जाते हैं, फिर 21 आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं 25, फिर आ जाते हैं 29। कितने हो गए आपके? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, फिर ज़्यादा हो गए आपके, तो 1, 2 ठो यहाँ पर कम कर दीजिए, ये कम हो गए। तो कितने हो गए आपके? 1, 2, यहाँ पर आओगे आपके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15। अगर 15 ये हो गए हैं आपके पास, अगर ये 15 अंक आपके पास हो गए हैं, अगर ये 15 अंक आपके पास हो गए हैं, तो अब आपसे यहाँ पर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले वो प्रश्न कि माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 चीज पूछ ले, माध्य, दूसरा आपके पास माध्यिका, तीसरा आपके पास बहुलक, ये सारी चीजें अगर आपको ज्ञात करने को बोल दे तो आप आसानी से कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। 15 है तो आपको आरोही क्रम में जब आओगे तो सीधे सीधे माध्यिका भी निकल आती है, n+1/2 भाग निकल आएगा। तो यहाँ पर माध्य माध्यिका बहुलक निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आसानी से इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं। तो मुझे लगता है आप कर लोगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो श्योरिटी है कि कर लोगे, कितने भी बड़े आंकड़े हो तो कर सकते हो। ज्यादा बड़े आंकड़े आ जाया करें दोस्तों तो क्या किया करो, बारंबारता सारणी भी बनाते आपसे बनती है कि एक बार यहाँ पर अंक लिख दिए और कौन सा अंक कितनी बार है यहाँ पर लिख दिए, तो उस तरह से भी आपको निकाला जा सकता है, उस तरह से भी आपको सवाल किया जा सकता है। तो इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो मुझे लगता है आप हल कर सकते हो। अब अगर माध्य माध्यिका बहुलक अगर यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हुए थे, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो गए थे, तो अब आपके पास जो टॉपिक आएगा उसको मैं लिख देता हूं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। क्या आएगा? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर आता है आपके पास लिखने को, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका आता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर वर्ग दिया रहता है। जैसे आपको दे दिया कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 0 से 10 नंबर पाने वाले, यहाँ पर लिख देता हूं अंक, यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, यहाँ पर ये अगर लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास आ गया कि 10 से 20 अंक पाने वाले
5 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। 30 से 40 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। 40 से 50 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ आपके पास क्या है, प्रॉपर वर्ग दे दिया। अब यही चीज अगर आप वर्ग के फॉर्म में, जैसे नॉर्मल फॉर्म में होती तो 0 से 10 के बीच में मान के लिए 9 नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं, 9, 8, 7 पाने वाले हैं, तो लिख देता 9, 8, 7, 6, ऐसा लिख देता। तो ये किस वर्ग के बीच में आता है, इस वर्ग के बीच में आता। तो यहाँ पर अब वर्ग देने लगा, प्रॉपर आपको सजा के देने लगा, यहाँ पर आंकड़ों का अच्छे से प्रबंधन करने लगा, उसको प्रस्तुत अच्छे से करने लगा। तो अब क्या हो गया, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आ गया। और अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आ जाता है दोस्तों, अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आ जाता है तो उसके लिए भी कोई अलग से प्रोसेस नहीं, बात वही होती है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यही सब बातें हमेशा चलनी है आपके साथ, यही सब बातें आपके साथ हमेशा चलनी है। तो यहाँ पर अंक अगर आपको दिया है, यहाँ पर अंक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह हमेशा आपको कैसे निकालना है, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, जो भी करना हो, बटे 2। क्या कर दिया मैंने, वहां आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां लिख लीजिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये जो वर्ग है दोस्तों, ये जो वर्ग है, इसमें आपको बताया था पहले की क्लासों में भी, आपको वहां पर सांख्यिकी के इंट्रो में, ये 20 जो है इसकी निम्न सीमा है, ये इसकी उच्च सीमा। हर वर्ग की अपनी निम्न सीमा है, हर वर्ग की अपनी उच्च सीमा है। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये निम्न सीमा उच्च सीमा अगर दी हुई है तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अगर आपसे पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बात करेगा, अगर आपसे पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बात कर दे कि आप पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह, तो आपको 0 से 10, तो 0 धन 10 बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 10 बटे 2 अर्थात 5 आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं वर्ग चिन्ह कहलाते हैं। और ये दोस्तों क्या कहलाएंगे, एक्स आई के रूप में कहलाएंगे। और जो संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, मतलब 0 से 10 के बीच में जो 4 है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये बारंबारता कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और ये जो वर्ग चिन्ह में निकालूंगा, एक्स आई निकालूंगा, जैसे यहाँ पर 5 निकाल लिया। फिर यहाँ पर 10 से 20 के बीच में, 10 से 20, 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 में 2 को भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 20 से 30 के बीच, तो 20, 30, 50 हो जाएगा, 50 में 2 को भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 30, 40 के बीच में, तो 30 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 30, 70, 70 में यहाँ पर 35 आ जाएगा। 35 से 40, 40 से 50, 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो ये वर्ग चिन्ह निकल आते हैं दोस्तों, जिनको हम एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। जो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो वहां पर दी होती थी कि इतने नंबर पाने वाली, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू में क्या होता था, वर्ग दिए सीधे आंकड़े दे देता था, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आती है, एक्स आई की वैल्यू यहाँ से निकल आती है, और ये होती है एफ की वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें आपके पास हो जाती हैं, तो आपको बेसिक चीजें आपको समझाया मैंने कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्य माध्यिका बहुलक में कैसे घुसते हैं और कैसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए चलिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक निकालने की अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर माध्य की बात कर रहा हूं मैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की बात कर रहा हूं, देखिए तो माध्य की बात कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं, वर्गीकृत के लिए कर रहा हूं। वर्गीकृत आंकड़े आपको बता दिए क्या होते हैं और माध्य भी आपको बता चुका हूं क्या होते हैं। अब दोनों मिलके अगर आ रहे हैं तब क्या होता है, यहां पर ये भी समझना है। वर्गीकृत आंकड़े अगर आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर आपको वर्गीकृत आंकड़े दे रहा है तो आपको वहां पर बारंबारता देगा। क्या देगा, बारंबारता देगा। ये सवाल में हर चीज बता दी यहां पर आपको इंट्रो में। जो बारंबारता होगी वो एफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी। वर्गीकृत बारंबारता को क्या कहलाते हैं, एफ कहलाते हैं, एफ कहलाती है वो। और जो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालता हूं, वर्ग चिन्ह भी निकालना बता दिया कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकल आएगा, उसको एक्स कहते हैं, ठीक है। अगर उसको एक्स कहते हैं तो अगर आप ये समझिए यहाँ पर ये समझिए आप कि यहाँ पर अगर आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, प्रेक्षणों का
योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अगर ये फॉर्मूला है दोस्तों तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर आप बताइए, सॉरी यहाँ पर ये वाला अगर आपके पास बात है तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा आपका x, कि यहाँ पर देखिए 0 से 10 अर्थात लगभग 5 नंबर के आसपास पाने वाले लोग कितने हैं, तो ये 0 से 10 तो अर्थात 5 नंबर पाने वाले लगभग लोग 4 हैं, अर्थात 15 के आसपास पाने वाले 5 हैं। ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी को बता रहा है ना, आपके इस वर्ग की सेंट्रल टेंडेंसी को आपके बता रहा है। तो अब आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये सारी चीजें समझा रहा हूं, कोई विशेष बात तो नहीं है, पर आपको क्या लगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया अगर आपको ये समझना है तो आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकाल दो तो आपको बन गया। अब ये बताइए जैसे ये 5 है, लगभग 4 लड़कों के लगभग इतने नंबर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको 5 को 4 बार लिख देंगे, तभी ना आपको समझ आएगा। फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है ये लगभग 4 लड़के ऐसे हैं जिनके 5-5 नंबर आए हैं, तो 4 लड़के हैं अगर तो 4 4 4 4 ऐसे ऐसे अगर आपको अवर्गीकृत दिया होता, फिर 5 लड़कों के 15 तो 5 5 5 ऐसे 15 बार देता, फिर 4 लड़कों इतने 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 करके दे देता। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर इतनी तरह की चीजें आपके पास दी हुई हैं, तो अब आपको जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, तो प्रेक्षणों का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए इसको इतने बार जोड़ना है आपको, 4 को 5 बार, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रेक्षणों का योग करना है, तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में x का गुणा करना है, फ्रीक्वेंसी में x का गुणा करना है, तो क्या करेंगे f1 x1 धन f2 x2 धन f3 x3, इसी तरह से निकालेंगे ना अब आप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या हो रहा है आपका कि वहां पर बारंबारता दे दी आपको, 10 से 20 के बीच में 4 लड़के हैं, तो वहां पर अब वहां पर 4 लड़के हैं तो 10 से 20 के बीच में रेंज भी तो दी हुई है, तो वहां पर इसका गुणा करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ये चले जाएंगे fn xn तक। ठीक है, यहाँ पर तो सीधे लोग फॉर्मूला ही बता देते हैं, मैं तो आपको सारी चीजें समझा के बता रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, f इंटू एक्स इंटू ऐसे ऐसे करके आपको फॉर्मूला बनते जा रहा है। बटे अब यहाँ पर टोटल n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर n की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो इसका समीशन हो जाएगा, समीशन ऑफ f1 fi इज इक्वल्स टू जो भी हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल इतने बार आ रही है कोई चीज, टोटल इतने बार डिराइव हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बटे क्या हो जाता है, fi हो जाता है। ठीक है, fi अर्थात f इंटीजर, f की टोटल वैल्यू हो जाती है, जो उसका समीशन हो जाता है। ठीक है, n हो जाता है, या फिर n लिख दीजिए अगर फॉर्मूला पूरा डिराइव करना है। तो अब देखिए इसको जोड़ने वाले तो क्या करते हैं, सिग्मा समीशन के निशान से पहले भी आपको बताया था, ये समीशन का निशान होता है, i की वैल्यू जो भी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, f1 f1 में x1 का गुणा बटे यहाँ पर समीशन ऑफ ये टोटल ये n के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे f1 वालों को, तो यहाँ पर समीशन ऑफ f1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माध्य कहला जाएगा, माध्य बराबर। अगर ये माध्य निकालने के लिए आपको क्या है, ये इस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह की विधि है दोस्तों, इस तरह से अगर आपको माध्य निकालने को आता है, तो यहाँ आंकड़े कई बार क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ पर अभी तो छोटे आंकड़े हैं, छोटे आंकड़े भी हो सकते हैं, बड़े आंकड़े भी हो सकते हैं, आंकड़े अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो अगर आंकड़े अलग अलग तरह के वर्गीकृत आंकड़े हैं, कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी लिमिट 500 से 550 दे देता है, कभी बोल देता है कि आम की पेटियों में इतने आम रखे हैं, तो कभी एक पेटी में 400 आम रखे हैं, 300 आम रखे हैं, तो लिमिट बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी संख्या आ जाती है। तो बड़ी संख्या आने से क्या होता है दोस्तों, जोड़ घटाना करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो माध्य आपको यहाँ पर मैंने बताया है, ये माध्य आपको बताया है, तो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के लिए आपको वर्गीकृत, ये आपको जो फॉर्मूला आपको बताया वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, अगर आपसे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य बोलता है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपके पास अगर माध्य बोलता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है इसके लिए 3 विधियां हैं दोस्तों। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है आपकी, दूसरी विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि है दोस्तों आपकी यहाँ पर पग विचलन विधि। ये तो आपकी प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, क्या है, डायरेक्ट है।
ये आपकी कल्पित माध्य अर्थात अज्यूम्ड है। माध्य क्या है यहाँ पर? अज्यूम्ड मीन मेथड है, विधि है, अज्यूम्ड मीन मेथड है। और उसके बाद यहाँ पर पग विचलन है अर्थात स्टेप डेविएशन है, डेविएशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर मेथड है। तो आपकी यहाँ पर दोस्तों अगर अवर्गीकृत आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं, अवर्गीकृत आंकड़े आपके पास दिए हैं, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, अगर इस तरह की चीज आपके पास दी हुई है, अवर्गीकृत आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं, इसके लिए अगर आपको माध्य निकालने की जरूरत पड़ती है, माध्य निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास माध्य निकालने के लिए, पर्टिकुलर माध्य निकालने के लिए जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर माध्य निकालने की विधियां हैं, तो वहां पर इसकी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि है, एक तो है कल्पित माध्य विधि, एक है पग विचलन विधि। तो एक एक करके तीनों विधियों को देखते हैं कि तीनों विधियों का आखिर होता क्या है। तो मैंने आपको जो यहाँ पर सिंपल अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने को आपको आता है, तो जो विधि आपको मैंने यहाँ पर बताई है, जो विधि आपको यहाँ पर बताई है मैंने माध्य निकालने की, जो विधि आपको यहाँ पर माध्य निकालने की बताई है, तो ये क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जहां पर क्या होता है, वर्ग दे देता है आपको, वर्ग दे देता है, वर्ग में आंकड़े क्या हो? छोटे हों। क्या हो? प्रत्यक्ष विधि को लगाने का एक वो आपको फंडा याद रखना है कि आप कौन सी विधि कब यूज करेंगे, जब यहां पर क्या हो, f1 एवं x1 का मान सरल हो, सरल या छोटा हो, सरल या छोटा हो, तो आपको क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। फिर आता है कल्पित माध्य विधि। कौन सा आता है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, और यहाँ पर दोनों विधियां हैं, तो जब f1 एवं x1 की वैल्यू का मान अधिक हो, क्या हो? अधिक हो। बहुत अधिक मान हो जाता है, कभी 30-40 मतलब सैकड़ों में चला जाए, 288, 282, कहां तक गुणा करते रहेंगे? तो कहां तक गुणा करते रहेंगे, इसके लिए आ जाती है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो आपकी प्रत्यक्ष विधि हो गई, आपकी कल्पित माध्य विधि हो गई और पग विचलन विधि हो गई। तीनों विधियों को एक एक करके देखेंगे, सारे के उदाहरण देखेंगे, सवाल यहाँ से बनेंगे। माध्य माध्य का बहुलक से आपसे वैसे सवाल नहीं बनेंगे कि 10 ठो आंकड़े दे दिया और बोला माध्य निकालिए, तो आपने बढ़िया फटाफट जोड़ा और माध्य निकाल दिया। आपसे बोला बहुलक निकालिए, आपने फटाफट देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा है और निकाल दिया। ऐसे सवाल नहीं आएंगे। 11 नंबर में प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। 11 नंबर में जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, इन विधियों से बनते हैं, कल्पित माध्य विधि से बनते हैं और पग विचलन विधि से बनते हैं। इस तरह से आपको सवाल यहाँ पर बनते हैं और इस तरह से आपको आंकड़े या डाटा पूछा जाता है। तो एक एक करके यहाँ पर समझेंगे प्रत्यक्ष विधि को। क्या समझेंगे? प्रत्यक्ष विधि को। माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि आपकी कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि आपकी है कौन सी? माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आपकी है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आपको बता दिया कि x बार इज इक्वल्स टू होता है समीशन ऑफ fi xi बटे समीशन ऑफ xi बटे समीशन ऑफ fi। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। कभी भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, आपको पेपर में वहां पर लिखना भी है। यहाँ पर कई जगह किताबों में i इक्वल्स टू 1 से n तक लिखा रहता है, मतलब i की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर भी लिखा रहता है i इक्वल्स टू 1 to n। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है x बार इज इक्वल्स टू f1 x1 बटे f1। यहाँ पर f1 x1 क्या है? x1 क्या है? यहाँ पर x1 है, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह निकालना है जो वो है। और यहाँ पर f1 क्या है? f1 क्या है? फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, बारंबारता है। समीशन क्या है? समीशन का है सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको, समीशन बोलते हैं, SUMMISI समीशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीशन बोलते हैं और x बार बराबर माध्य बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आपके पास यहाँ पर हैं और इन सब चीजों का यहाँ पर डेरिवेशन है। अब इन चीजों को कैसे कैसे निकालते हैं वहां पर आपको बता चुके हैं और इन चीजों को एक एक करके ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। आइए सवालों की ओर चलेंगे। जब तक आप ये फॉर्मूला आप अच्छे से देखिए कि f1 x1 बटे समीशन ऑफ f1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर आपको समीशन ऑफ f1 x1 दिया है बटे समीशन ऑफ f1 दिया है, अगर इस तरह की चीज आपको दी है और यहाँ पर ये प्रत्यक्ष विधि से हल करना है,
तो अगर आपके पास कोई सवाल आ जाता है, क्या हो जाता है, अगर आपके पास कोई सवाल आ जाता है, इस तरह का सवाल आ जाता है प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है, तो आपके पास मान के लिए सवाल आ गया, ये तो पग विचलन विधि है, कल्पित माध्य। प्रत्यक्ष विधि का एक सवाल आपके पास आ गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 बच्चों को पौधे, मतलब जो है उनके घरों में पौधे लगाने की बात कही। यहाँ पर 20 घरों में पौधे लगाने की बात कही, और पौधों की संख्या जो है आपको दी हुई है, और पौधों की संख्या दी हुई है तो बोला है आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के अगर सवाल आपके सामने देते हैं, इस तरह के अगर प्रत्यक्ष विधि के सवाल आपके सामने देते हैं, तो यहाँ पर आपको टेबल दे देगा, यहाँ पर आपको एक टेबल दे देगा, टेबल यहाँ पर आपको दे देगा, यहाँ पर एक टेबल दे देगा आपको। यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखा है, पौधों की संख्या, और यहाँ पर नीचे आपके पास लिखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, माध्य निकालना है। यहाँ पर आपके पास दिया है ठीक है। तो यहाँ पर पौधों की संख्या 0 से 2, मतलब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं, तो आपसे पूछा है कि माध्य निकालिए। क्या पूछिए? माध्य निकालिए, माध्य, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं। इसके पहले के सवालों में हमने जो किया है, इसके पहले के सवालों में हमने क्या किया है, वहां पर अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े, अर्थात वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको हल करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पौधों की संख्या और घरों की संख्या, मतलब यहाँ पर एक पौधा, 2 घर, यहाँ पर एक घर ऐसा है जहां पर 0 से 2 पौधे लगे हुए हैं, 2 घर ऐसे हैं यहाँ पर 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर एक घर ऐसा है जहां पर 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह से पौधों की संख्या दी है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ठीक है। सारणी बनानी पड़ती है आपको। फिर पौधों की संख्या अगर आपने लिख दी, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए घरों की संख्या, घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या है दोस्तों, आपकी F1 है, F1 है या FI है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास एक चीज और है, यहाँ पर क्या है, वर्ग चिन्ह या XI की वैल्यू आपको यहाँ पर आएगी। फिर आपके पास फॉर्मूले में FI इंटू XI चाहिए होता है, तो ये आएगा, ठीक है। फटाफट आपको ये निकाल के बताते हैं कि कैसे निकलता है। आप लोग देख चुके हैं पिछले उदाहरण में। अगर घरों की संख्या 0, यहाँ पर पौधों की संख्या 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है और 12 से 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर घरों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इस तरह से दी हुई है। अब वर्ग चिन्ह जो XI आपको निकालना बताया था, दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं, तो 0 धन 2 बटे 2 तो कितना आएगा, 2 एक कम 2 तो 1 आ जाएगा, 4 तो 6, 6 बटे 2 अर्थात 3 आ जाएगा, 6 4 10, 10 बटे 2 अर्थात 5 आ जाएगा। तो 2 2 का अंतर आ रहा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 2 9 3 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ गया। अब FI XI निकालना है, तो FI में XI का सिंपल सा गुणा कर देंगे। तो सिंपल सा गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा, फिर 9 छक्के 54 आ जाएगा, फिर 11 दूनी 22 आ जाएगा, फिर 13 3 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारी चीजें दे दी, सारी चीजें अगर आपको दे दी तो अब आप यहाँ पर इसका क्या करेंगे, समीशन निकाल लेंगे। समीशन निकाल लेंगे किसका, FI का। तो FI तो आपको यहाँ पर दे दिया है कितना, 20 घरों में। कितने घरों में, 20 घरों में। तो यहाँ पर आपको टोटल आ जाएगा 20 और यहाँ पर इसका जोड़ आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 6 6 12 12 5 17 17 4 21 21 22 23 23 और 9 9 3 12 32 की 2 हासिल आ जाएगी आपकी 3 और 3 2 5 5 5 10 10 3 13 14 15 16 162 आ गया आपका। टोटल कितना आ गया, 162।
और यहाँ पर 20 पौधों की बात कही गई थी। तो आपका यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन ऑफ Fi(xi) बटे Fi का समीशन। अगर समीशन ऑफ Fi(xi) पूछूं तो 162 है बटे 20 है, तो अब आप इसको काट पीट के सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप हल आराम से कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर 20 से काटने पर जो भी वैल्यू आएगी, 2 से काट लीजिए पहले, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 1 2, और यहाँ पर 2 दहम 20, 8.1 यहाँ पर माध्य की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8.1। तो इस तरह के सवालों को बहुत सारी प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। इस तरह के लेक्चर या उदाहरण के रूप में आपको ये सवाल बताया कि प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें F1 X1 Fi ये सब यहाँ से निकालते हैं और इस तरह से इस तरह के सवालों को हल करते हैं। तो अगर ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया है तो इसके तरह के सवालों की अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और इस तरह के सारे सवाल हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।